हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट 3 मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं अलग अलग थिंकर्स के द्वारा दिए गए उनको। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सिस्टम मॉडल ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या है ये इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ बात की जा रही है कि 1980s और 70s और 80s के दौरान मॉडल्स और फ्रेम्स जैसे आइडियाज़ का यूज़ जो है ना वो शुरू हो गया था। लोग अक्सर इस आइडियाज़ मॉडल्स वगैरह की बात करने लगे थे 1970 और 1980 के दशक में। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली हम कह सकते हैं एक सोचने का तरीका है जिनसे हम किसी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज एकदम व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिकली यानी समझने और समझाने की कोशिश करते हैं मॉडल के रूप में। सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई चीज़ स्ट्रक्चर फॉर्म में सिस्टमेटिकली लिखी होती है तो उसे हम क्या है अच्छे से क्लियरली समझ पाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म अगर आ जाता है तो मॉडल का मतलब यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रियल लाइफ या रियलिटी के एक पार्ट के अराउंड बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं। मॉडल का मतलब यहाँ ये है एक बाउंड्री को हम ड्रॉ करते हैं हमारी रियलिटी के अराउंड। मतलब हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किस चीज़ को नहीं करना है। ये बाउंड्री और थिंकिंग का स्टाइल यूजुअली एक हम कह सकते हैं स्कॉलर ग्रुप या थ्योरिस्ट के बीच कॉमन होता है। जो थ्योरिस्ट होते हैं, थ्योरी देने वाले लोग होते हैं, उनके बीच ये कॉमन होता है। सब एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं, उसमें वो एक बाउंड्री तय कर देते हैं उसी के अराउंड। जब हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अलग अलग मॉडल्स अलग अलग प्रॉब्लम्स को डिफाइन और एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके बताता है। और कभी कभी ये मॉडल्स ना एक दूसरे से क्लैश भी करते हैं या टाइम के साथ इनमें शिफ्ट आ जाता है या फिर क्या होता है इनमें चेंज आ जाता है ना। ये अलग अलग तरीके। तो इस यूनिट में हम कुछ इसी तरीके के मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि उनको पढ़ेंगे, जिन्हें पॉलिसी के बड़े बड़े जो थ्योरिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो अपनी एनालिसिस के आधार पर, वो जो एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके आधार पर उन सिस्टम को वो देते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए सिस्टम्स मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस। जो पॉलिसी के एनालाइज करने के टाइम जो सिस्टम मॉडल है, इसका फेमस नाम है सिस्टम मॉडल, वो है। तो देखिए ये सिस्टम मॉडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहाँ पे आपको पूरा ये मॉडल दिया है, ये देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। थिंकर का नाम बहुत ज़रूरी है, डेविड ईस्टन पूरा नाम है। डेविड ईस्टन जो है ना, देखिए वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को, जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस होता है उसको किस रूप में देखते हैं, एक ब्लैक बॉक्स के रूप में। एक ब्लैक बॉक्स के रूप में उन्होंने जो है इसे देखा है, एक्सप्लेन किया था। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये भाई ब्लैक बॉक्स क्या होता है वो समझना है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं। ध्यान रखना आप, एक ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये एक ब्लैक बॉक्स है, राइट, जहाँ कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं। किस रूप में जाती हैं, इनपुट के रूप में जाती हैं। कुछ चीज़ें इनपुट के रूप में अंदर जाती हैं और आउटपुट के रूप में बाहर आती हैं। ठीक है, ये एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये बाद में हम समझेंगे कि कुछ चीज़ें उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जाती है इनपुट के रूप में और बाहर किस रूप में आती हैं, आउटपुट के रूप में। ये एक ब्लैक बॉक्स है, कुछ चीज़ें अंदर जा रही हैं विच इज़ इनपुट और कुछ चीज़ें इससे बाहर आ रही है विच इज़ आउटपुट। सिंपल है, आगे समझते हैं। ये ब्लैक बॉक्स है, याद रखिएगा, राइट। लेकिन अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या होता है, वो जनरली समझना बड़ा मुश्किल होता है। ब्लैक बॉक्स इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि अंदर क्या हो रहा है वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमने देखा कि तो पॉलिटिकल सिस्टम के केस में, पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उस केस में इनपुट क्या हो गया, लोगों की डिमांड्स और सपोर्ट, और ब्लैक बॉक्स हो गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये सब। और आउटपुट क्या हो गया, जो रिजल्ट आते हैं आउटपुट,
यानी कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो रिजल्ट हो गई, जैसे लॉज बन गया, कोई डिसीज़न लिया है किसी ने, कोई प्रोग्राम्स हैं, वो सब। तो ये डेविड ईस्टन का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? डेविड ईस्टन ने इसका नाम दिया है पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। डेविड ईस्टन के हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी का वो पार्ट जो अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ करता है। देखिए, डेविड ईस्टन के हिसाब से ना पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है? पॉलिटिकल सिस्टम एक अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ को अलोकेट करता है, मतलब जो डिसाइड करता है कि सोसाइटी में कौन से रिसोर्सेस, बेनिफिट्स और राइट्स जो होते हैं वो किसको मिलेंगे और किस रूल के हिसाब से मिलेंगे। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है डिसाइड करने का। ये सब कुछ डिसाइड करता है, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, कौन से रिसोर्सेज किसको कब कैसे मिलेंगे, बेनिफिट्स वगैरह। देखिए, अभी यहाँ पर हम डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर ना इन्वायरमेंट के दो टाइप्स बताए गए हैं। एक होता है इंट्रा सोसाइटियल इन्वायरमेंट, एक है द एक्स्ट्रा सोसाइटियल इन्वायरमेंट। ये समझते हैं इन्हें। सबसे पहले इंट्रा सोसाइटियल इन्वायरमेंट क्या होता है? ईस्टन ने, जो डेविड ईस्टन है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट आपके सामने इन्होंने यहाँ पर रखे हैं, राइट। इन्वायरमेंट का मतलब वो चीज़ें जो पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर है लेकिन उसे अफेक्ट करती हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया? ये जो बॉक्स है ये पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। इसके बाहर की चीज़ें जो इन्वायरमेंट होगी वो इसे अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा इसके ऊपर। इन्वायरमेंट तो बाहर का ही होता है ना, जो अफेक्ट करता है। वो दो तरह के बताए गए हैं कि वो होते तो हैं बाहर लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब इन इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले इंट्रा सोसाइटियल इन्वायरमेंट, यानी सोसाइटी के अंदर रहता है ये इन्वायरमेंट। इंट्रा सोसाइटियल है, सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले इसमें क्या आ गया? इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम आ गया, यानी प्राकृतिक या नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई क्लाइमेट है कहीं का, कोई संसाधन है, ये सब प्रकृति हमें दे रही है, तो ये इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकीय हो गया, राइट। फिर आता है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी लोगों की हेल्थ, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर विच इज़ रिलेटेड विद पीपल, ह्यूमन बींग्स, वो बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। पर्सनालिटी सिस्टम क्या होता है? पर्सनालिटी सिस्टम यानी लोगों के इमोशंस, उनके एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनालिटी, उनके बिहेवियर, ये चीज़ें। देन आता है सोशल सिस्टम, जैसे कि फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, आपका कास्ट हो गया, आपकी सोसाइटी के जो सिस्टम है वो सब इसमें आएंगे। तो ये विद इन द सोसाइटी चलता है, सोसाइटी के अंदर रहता है, राइट। अब हम एक्स्ट्रा सोसाइटियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सोसाइटियल है, आपको पता चल रहा होगा यहाँ वर्ड एक्स्ट्रा और इंट्रा इन्हीं से पता चल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा सोसाइटी मतलब सोसाइटी के बाहर वाला एनवायरनमेंट, जिसमें क्या आता है? जिसके अंदर आता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। यह आपकी सोसाइटी से बाहर का है, यानी दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स। आपकी सोसाइटी तो आपकी है लेकिन उसके बाहर क्या हो गया? आप जब विदेशों में जाएंगे तो वो बाहर ही हो गया ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, बाहर की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, वहाँ की डिप्लोमेसी क्या है, ये सब चीज़ें। देन इंटरनेशनल इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ इकोलॉजिकल सिस्टम तो हमारे देश के सिस्टम से था, हमारी सोसाइटी के सिस्टम से था, यहाँ इंटरनेशनल हो गया। ओके, इकोलॉजिकल सिस्टम, ग्लोबल इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट, ये सब पूरे विश्व का। एंड देन इंटरनेशनल सोशल सिस्टम मतलब हमारे वर्ल्ड का कल्चर, राइट। ग्लोबल मीडिया आ गई इसके अंदर, जैसे माइग्रेशन हो गया, हम एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो वो ग्लोबली हो गया पूरा। ओके, नाउ इस फिगर से जो हम ऊपर ये फिगर अभी समझेंगे, जब हम एक एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ लें उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे जो ये सारा का सारा सिस्टम है ना, ये मिलके क्या बनाता है? पॉलिटिकल सिस्टम बनाता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। हमने पढ़ा था ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम में बाहर का इन्वायरमेंट, अंदर का इन्वायरमेंट,
पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करता है, प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, राइट। अब इनपुट समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। देखिए ये है इनपुट, राइट। इनपुट का मतलब होता है, इनपुट वो सब चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट से आती हैं। कहाँ से आती हैं, इन्वायरमेंट से आती हैं, राइट, और पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करती है। इनपुट क्या हो गई, वो सारी चीज़ें जो कहाँ से आ रही हैं। अब आपको पसंद समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंट हमने अभी देखा, कितने सारे इन्वायरमेंट के टाइप्स देखें। तो इनपुट यहाँ से आता है, यहाँ से देखिए आ रहा है, राइट। इनपुट यहाँ से आ रहा है। इनपुट जो है वो इन्वायरमेंट से आता है, और हम बाद में देखेंगे कि इनपुट जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर करता है। ये एंटर जो हो रहा है ना, ये, लेकिन आ कहाँ से रहा है, ये इन्वायरमेंट से आ रहा है, राइट। तो इनपुट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक है डिमांड्स और दूसरा है सपोर्ट्स। इनपुट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, डिमांड एंड सपोर्ट्स। पहले हम डिमांड को समझेंगे। क्या होती है डिमांड्स, लोगों की तरफ से गवर्नमेंट से कुछ मांगे, कुछ मांग करना, कुछ डिमांड करना। जैसे भाई हमारे लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ये एक डिमांड हो गई। महंगाई कम करो, ये भी एक डिमांड हो गई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओ, ये भी एक डिमांड हो गई, राइट। ये डिमांड्स जो है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से इंस्पायर्ड होती है। कहाँ से इंस्पायर्ड हो रही है, इन्वायरमेंट की कंडीशंस जैसा वो देखेगी वहाँ से प्रभाव पड़ता है। इनपुट के तौर पर ये डिमांड्स उससे इफ़ेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर महंगाई बढ़ गई तो लोग डिमांड करेंगे प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लेकर आओ। लोगों की डिमांड क्या रहेगी, वो देखेंगे समाज में, इन्वायरमेंट के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो इनपुट क्या रहेगा, इनपुट में डिमांड्स क्या रहेगी कि भाई ऐसी पॉलिसी लेके आओ जो बढ़ते हुए प्राइस को कम करे। अब हम समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये भी इनपुट का पार्ट है। ये वो चीज़ें होती है जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए रखने के लिए करते हैं। हम लोग करते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे वो, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कानून मान लेता है, कानून जो है हम उसको मानते हैं। कानून अगर कुछ बनता है तो उसको मान लेना, टैक्स देना ढंग से, एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर, देश के फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं सपोर्ट करते हैं हम एक तरह से। सपोर्ट सिंबॉलिक भी हो सकता है, जैसे रिस्पेक्ट के तौर पर, या मटेरियल भी हो सकता है, टैक्स के तौर पर, पैसों से रिलेटेड हो गया, है ना। तो सपोर्ट हो सकता है। डिमांड और सपोर्ट किसके पार्ट है, इनपुट के पार्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। और इनपुट कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से आता है, और इन्वायरमेंट अभी हमने अच्छे से पढ़ाई। अब हम बात करते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम की। अब देखिए डिमांड और सपोर्ट ने एंट्री ले ली है। कहाँ ले ली है एंट्री, ब्लैक बॉक्स के अंदर। इसे एक ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये जो बॉक्स है ना, इसको ब्लैक कलर से करना पड़ेगा। इस ब्लैक बॉक्स में क्या है ये देखिए आप। इसमें ना सबसे पहले बात की जाए तो द पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशन होते हैं और लोग होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बनाते हैं ये लोग और इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, एमपीज़ हो गए, आपके एमएलएज हो गए, जजेस हो गए, सब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑफिसर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये लोग जो हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, ब्लैक बॉक्स के अंदर रहते हैं। ये सब मिलकर जो ये इनपुट आपके जो डिमांड और सपोर्ट है ना, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, ऑफ डिमांड्स इनटू आउटपुट्स में बदलने का काम करते हैं, राइट। आपके जो इनपुट्स हैं वो अंदर चले गए। अब ये लोग क्या करें, अंदर बैठ के क्या करेंगे, आपके इनपुट्स और डिमांड और सपोर्ट्स को अच्छे से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, और फिर क्या करेंगे, आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट कैसे बनाते हैं, वो कैसे बदलते हैं आउटपुट में, पॉलिसी बनाकर। तो फिर आउटपुट में बदला जाएगा और वापस इस ब्लैक बॉक्स से बाहर निकाला जाएगा। तो हमने ऊपर जैसे क्या पढ़ा, एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें एंट्री किस चीज़ की हो रही है, इनपुट की एंट्री हो रही है डिमांड सपोर्ट के तौर पर, राइट। और ये किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है,
आउटपुट के तौर पर बाहर निकल रहा है। तो ये है ब्लैक बॉक्स, इसमें इनपुट आउटपुट गया और बाहर क्या आया, आउटपुट आया। इनपुट डिमांड सपोर्ट अंदर गया, आउटपुट से पॉलिसीज़ बाहर आएंगी। जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एमपी, एमएलए, एग्जीक्यूटिव्स, जजेस, वो जो हमारे लिए बनाएंगे वो सब चीज़ें पॉलिसी के तौर पर बाहर आएगी। अथॉरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, वही जो हमने पढ़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, ये सब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आउटपुट को समझ लेते हैं। ये है आउटपुट। देखिए, आउटपुट का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम से जो चीज़ें निकलती हैं, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे कोई नई एजुकेशन पॉलिसी बनकर आई, रिजर्वेशन लॉ आ गया, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया, कुछ भी हो सकता है वो। इन आउटपुट्स को ईस्टन ने क्या बोला है, इन आउटपुट्स को ईस्टन ने बोला है, डेविड ईस्टन ने। तो ये आउटपुट्स हो गए अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डेविड ईस्टन इन्हें कहते हैं अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको क्या मिलेगा, किस रूल के हिसाब से। ठीक है, अब हमने आउटपुट भी समझ लिया, पूरा प्रोसेस हमें समझ में आ गया, आई होप। उसके बाद हम चलेंगे फीडबैक लूप पर। ये आपको दिख रहा होगा ना, फीडबैक। इसे ना सिस्टम का हर्ट कहा जाता है। ये है ना, ये सिस्टम का हर्ट है। अब आपको याद रहेगा, इसे सिस्टम का क्या कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है। फीडबैक का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है यानी लागू होती है तो उनका इफेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ता है। फिर लोग फिर से नए रिएक्शंस देते हैं, कभी नई डिमांड्स जनरेट करते हैं, कभी सपोर्ट भी देते हैं। पॉलिसी अच्छी लगी तो सपोर्ट करेंगे, बुरी लगी तो फिर रिएक्शंस देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, अगर गवर्नमेंट ने एक नई टैक्स पॉलिसी बनाई है, ठीक है, और लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नई डिमांड को जनरेट करने के लिए बोलेंगे। नई डिमांड आएगी, भाई ये हटाओ इस पॉलिसी को। तो अगर पॉलिसी अच्छी है तो लोग सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट बढ़ेगा। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक सिस्टम को हेल्प करता है फ्यूचर पॉलिसीज़ को बेटर बनाने में। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे हर्ट कहा गया है। इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करता है सिस्टम को सुधरने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, राइट। अब हमने बहुत अच्छे से इस पूरे इसको देखा है, इसको पूरे को समझा है हमने। तो हमें पता चला कि हाँ, डेविड ईस्टन का जो सिस्टम है, सिस्टम मॉडल, वो ऐसे काम करता है, राइट। अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी एनालिसिस 1965 में इसे अडेप्टेड फ्रॉम ईस्टन्स के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। ये एस्टोनियन ब्लैक बॉक्स मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसकी ना कुछ लिमिट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच टू पॉलिसी एनालिसिस, इसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। देखिए, डेविड ईस्टन का सिस्टम मॉडल पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए एक यूजफुल फ्रेमवर्क है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, राइट। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि थॉमस डाई हैं, लाइन बेरी हैं, इन्होंने बताया कि इस मॉडल में कुछ ना लिमिटेशंस हैं, अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कमियां हैं, कुछ बाउंड्री है। कुछ क्या लिमिटेशंस हैं, डिमेरिट्स टाइप का आप कह सकते हो, जो रियल लाइफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता है, राइट। जो थॉमस डाई ने और लाइन बेरी ने ये बात बताई है इसमें। थॉमस डाई कहते हैं कि सिस्टम मॉडल की रियल वैल्यू इसमें ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि क्या वैल्यूज़ वगैरह हैं। पहला तो ये है कि एनवायरनमेंट के कौन से पार्ट्स पॉलिटिकल सिस्टम पर डिमांड क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनवायरनमेंट के कौन से पार्ट जो है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिमांड क्रिएट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सिस्टम के कौन से जो फीचर हैं वो उससे हेल्प करते हैं डिमांड को पॉलिसी में बदलने में। कौन से फीचर पॉलिटिकल सिस्टम के कि डिमांड जो होती है वो पॉलिसी यानी आउटपुट में बदल जाती है। फिर वो पूछते हैं कि एनवायरनमेंट के इनपुट्स पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं, हाउ, बताओ इसके। तो ये कुछ क्वेश्चन वो पुट करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो पॉलिसी के कंटेंट को कैसे बदलती है। ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो वो पॉलिसी के कंटेंट को बदलेगी। और फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिसीज़ का एनवायरनमेंट और सिस्टम पर फीडबैक इफेक्ट क्या होता है। वापस जब पॉलिसी फीडबैक के द्वारा जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंसाइटफुल हैं, बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता को खोलने वाले हैं कि हाँ, लेकिन मॉडल के कुछ सीरियस प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी हैं। ये जो मॉडल है इसके कुछ सीरियस इश्यूज़ भी बताए गए हैं, इसे हमें समझना है। लिमिटेशन 1 अगर हम कहें, सबसे एक पहली लिमिटेशन, पहला डिमेरिट टाइप वो ये है कि टू सिंपल, मतलब ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक, ओवर सिंप्लीफाइड इसे कह सकते हैं हम। यानी सिस्टम मॉडल को लोग टू सिंपलिस्टिक कहते हैं, टू सिंपलिस्टिक, क्योंकि ये जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को एक सिंपल इनपुट आउटपुट मशीन जैसा दिखा रहा है। इनपुट आया आउटपुट बन के निकल गया। ये पॉलिसी को बड़ा ही सिंपल प्रोसेस के रूप में दिखा रहा है, जबकि पॉलिसी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पॉलिसी बनाना। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को एक सिंपल इनपुट आउटपुट माना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पहली बात तो टू सिंपलिस्टिक मॉडल कहा गया है, जहां इनपुट्स डिमांड सपोर्ट के अंदर हैं और आउटपुट पॉलिसी बाहर आती हैं, अंदर जाती है बाहर आती है। रियलिटी में पॉलिसी मेकिंग बड़ा ही जटिल काम है, बड़ा ही हार्ड काम है। पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, पावर का स्ट्रगल होता है, पब्लिक के जनमत होते हैं, ओपिनियन होते हैं, मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको इतना ओवर सिंपलिस्टिक नहीं दिखा सकते। मॉडल इन सबको इग्नोर कर रहा है, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले बात, अगर क्रिटिसाइज करना हो ना सिस्टम अप्रोच का, तो इस तरह से करना है। लिमिटेशन 2, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, वैल्यू लेडन मॉडल है, यानी कि बायस्ड है ये थोड़ा सा टुवर्ड्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये मॉडल ना क्या है, बायस्ड मॉडल है। ये किसके तरफ झुका हुआ है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तरफ झुका हुआ है। वैल्यू लेडन है, इसमें वैल्यू को ग्रहण किया हुआ है अपने साथ, वैल्यू फ्री नहीं है। जो इस मॉडल के आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मॉडल जो है वो वैल्यू लेडन है, मतलब न्यूट्रल नहीं है। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें ये एज्यूम किया गया है कि हर पॉलिसी का गोल सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना होता है। अब सारी पॉलिसी तो कल्याण के लिए नहीं बनाई जा सकती ना, सब चीज़ आप कल्याण 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 करोगे लोगों का, ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में हर डिसीजन वेलफेयर बेस्ड नहीं होता है। कभी पॉलिटिक्स, कभी पर्सनल इंटरेस्ट, खुद के स्वार्थ, कभी आइडियोलॉजी भी डिसाइड करती कि पॉलिसी का डायरेक्शन क्या होगा, पॉलिसी किस तरह बनेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन 3 की बात करें तो वो क्या है, इग्नोर्स ब्लैक बॉक्स, कि इसने जो है ना किस चीज़ को इग्नोर किया है, ब्लैक बॉक्स को इग्नोर किया है। कैसे, मॉडल का सबसे बड़ा वीकनेस, कमज़ोरी ये है कि ये ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं बताता। ब्लैक बॉक्स एकदम ब्लैक है, इसके अंदर क्या चल रहा है एकदम राज, मिस्टीरियस बॉक्स इसका नाम है। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है नहीं बताता ये मॉडल। तो ये सबसे बड़ा इसका ये कह सकते हैं हम वीकनेस, कमज़ोरी, राइट। ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है नहीं पता। पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन का एक्चुअल वर्किंग ये हो रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, पावर किसके पास है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो होती है वो कैसे हो रही है, कुछ नहीं पता। ये सब चीज़ें मॉडल इग्नोर कर रहा है एकदम ब्लैक बॉक्स के अंदर। पावर, पर्सनल इंस्टीट्यूशंस, ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिसिंग है। कौन कौन से, पावर, पर्सनल और जो इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो। तो ये तीनों चीज़ें ब्लैक बॉक्स में मिसिंग है। पावर किसके पास है, कौन डिसीजन ले रहा है और कौन से इंस्टीट्यूशन के तहत ये सब लिया जा रहा है। देन हम कह सकते हैं एक और लिमिटेशन है, वो है इग्नोर्स पावर एंड एलीट रोल। लाइनबेरी कहता है कि पॉलिसी डिसीजन सिर्फ डिमांड्स और सपोर्ट्स से ही नहीं बनते। जो आप पॉलिसी डिसीजंस बना रहे हो, केवल डिमांड आ गई, सपोर्ट आ गया और आप उसको बना रहे हो, नहीं। रियलिटी के अंदर ना अगर देखें, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एलीट का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें। जो एलीट क्लास होती है, जो सिस्टम के टॉप रैंकर्स होते हैं, उनका रोल बहुत है। मास ओपिनियन यानी कि पब्लिक हमेशा डिसीजन शेप नहीं करती है। जो पब्लिक होती है वो डिसीजन नहीं लेती है हर बार, मास ओपिनियन, बल्कि लीडर्स लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी खुद लोगों की थिंकिंग शेप करती है। ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स ये प्रभावित करते हैं हमें, पब्लिक को।
तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है पब्लिक का ओपिनियन ही डिसीजन लेता है, नहीं। लीडर्स, एलीट क्लास, ये उसको इग्नोर कर रहा है ये मॉडल। इसीलिए स्कॉलर ने कॉन्सेप्ट दिया है विद इन इनपुट्स ये कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब कि पॉलिसी चेंज कभी कभी सिस्टम के अंदर से ही आता है। पॉलिसी में अगर कुछ चेंज करना है तो वो सिस्टम के अंदर होता है पॉलिसी चेंज, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स अंदर के अंदर कुछ भी करते हैं, बाहर पब्लिक कुछ उसमें कुछ नहीं करती है। तो ये चीज़ विद इन इनपुट्स हैं, इसमें खुद के अंदर ही इनपुट होते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ कही गई है एक तो, राइट, विद इन इनपुट याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए पहले इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी अपनी सोच बदल लेती है तो पॉलिसी भी बदल जाती है। कहने का मतलब ब्यूरोक्रेसी पे भी बहुत एक प्रभाव पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी अगर अपनी सोच बदलेगी तो क्या होगा, पॉलिसी भी बदल सकती है, राइट, चाहे पब्लिक ने कोई भी डिमांड क्यों ना की हो। इट्स डिपेंड अपॉन ब्यूरोक्रेसी, इट्स डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल लीडर्स। फिर हम बात करें लिमिटेशन 5 की, वो क्या है, अंडरस्टिमेट ब्यूरोक्रेसीज रोल, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के रोल हैं उसको ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया गया है। जो वेस्ट के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी का रोल मोस्टली टेक्निकल होता है। जो पाश्चात्य संस्कृति हैं उनमें जो है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, एक तरह से काम करती हैं, टेक्निकल काम करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है, कानून बनाओ और लागू करो, वो लोग डिसाइड नहीं करती है। लेकिन हमारे जैसे विकासशील देश इंडिया में जो अभी डेवलप कर रहा है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ही नहीं होते हैं। लोगों को, पॉलिटिकल नेताओं को इतना कुछ पता ही नहीं होता है, स्किल्ड ही नहीं है उनके पास। तो यहाँ जहाँ हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ पर जो है पॉलिसी बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली जाती है। जो प्रशासक होते हैं वो स्किल होते हैं उनके पास, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी के सिलेक्शन और फॉर्मुलेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ ब्यूरोक्रेसी को बस अपना टेक्निकल काम करना पड़ता है और वो फेयरली वही करते हैं। अब इंडिया में देखिए नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन वगैरह जो था, सिविल सर्वेंट्स, ये सब पॉलिसी डिज़ाइन में मेजर रोल प्ले करते हैं। खुद का पॉलिसी खुद बनाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, स्किल है, राइट। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का ना सही नहीं है, पॉलिटिकल डायरेक्शन इतनी वो नहीं है जिससे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत ना पड़े। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लिमिटेशन की, वो है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन डिसीजन मेकर्स वैल्यू। इसको समझते हैं कि मॉडल ये अज्यूम करता है कि इन्वायरमेंट ही पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन रियलिटी में डिसीजन मेकर्स अपने वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ भी उनकी मैटर करती है। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं ना भाई, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनके डिसीजन, उनके निर्णय, ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ये मॉडल क्या बोल रहा है कि बाहर से इन्वायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ब्लैक बॉक्स को नहीं, ये इस चीज़ को नहीं मान रहे। तो ये लिमिट है, यानी कि ये एक डीमेरिट है इस ब्लैक बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट का। अगर डिसीजन मेकर्स सोशलिस्ट सोच रखता तो वेलफेयर पॉलिसी बनेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, डिसीजन मेकर जो डिसीजन ले रहा है उसकी अगर सोच कैसी है, सोशलिस्ट है, तो वेलफेयर पॉलिसीज बनकर बाहर आएगी। अगर कैपिटलिस्ट सोच है, पूंजीवादी सोच है, जो डिसीजन ले रहा है ब्लैक बॉक्स में बैठ के, जो आदमी, कोई भी हम ABCD मान के चलते हैं, अगर वो कैपिटल सोच का आदमी है तो पॉलिसीज कैसी बनेगी, मार्केट बेस्ड, मार्केट को फेवर करेगी। तो पॉलिसी मेकिंग सिर्फ कंटेंट का इशू नहीं है, पॉलिसी मेकर्स के जो प्रिसेप्शंस होते हैं, उनकी जो ख्याल, सोच, वैल्यूज़, मूल्य, वो भी मैटर करती हैं। और कौन सी लिमिटेशंस हो सकती है, वैल्यू फ्री एजम्पशन गलत है। वैल्यू फ्री ये एजम्पशन गलत है, यानी सिस्टम थ्योरी ये मानकर चलती है कि डिसीजन मेकिंग तो न्यूट्रल और वैल्यू फ्री है। जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है अंदर ब्लैक बॉक्स में वो न्यूट्रल है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ डिमांड जैसी आ रही है, जैसा डिमांड और सपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से निकाल के दे रहा है आपको आउटपुट।
लेकिन एक्चुअली हर सिस्टम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसमें उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करता है, वो बाइसेस भी होता है इंस्टीट्यूशन के प्रति। इसीलिए एजम्पशन अनरियलिस्टिक है कि वैल्यू फ्री नहीं है भाई, ये एजम्पशन मत लगाओ, वैल्यू लेडन है। तो हमने इस पूरे मॉडल में बहुत अच्छे से सिस्टम अप्रोच को समझा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।